चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। उदाहरण 5 है। अब ध्यान से देखो, संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छे तरीके से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको चेक करना है कि क्या ये देखो 4 टू द पावर n है, n का कोई एक ऐसा मान रखो, n एक नेचुरल नंबर है, देखो बोला गया n एक प्राकृत संख्या है, n का क्या ऐसा कोई मान है जिसको यहां पर रखने से 4 का वो पावर करने पर 0 अंक पर वो समाप्त होता हो। कहने का मतलब ये है ना स्टूडेंट्स, जैसे ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से समझना, 4 के पावर अगर मैंने 1 रखा तो हमारा क्या आ जाएगा 4 के पावर अगर मैं 2 रखा तो ये क्या आ जाएगा 16, 4 के पावर अगर मैंने 3 रखा तो ये क्या आ जाएगा आपका 64, 4 के पावर अगर मैंने 4 रखा तो ये आ जाएगा 256। आप देखिए इस चीज को समझिए, मतलब इसी तरीके से आप आगे भी रख सकते हैं, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, समझ में आ रहा है, ऐसे रख सकते हैं। मतलब n का वैल्यू रखना है, n क्या है एक प्राकृत संख्या है। अब बताया जा रहा है कि क्या n का कोई एक ऐसा मान है जिसको रखने पर 4 का पावर करने से जो संख्या आए वो संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। मतलब देखो, इसका पावर करें 1 तो आया 4, इसका पावर करें 2 तो आया 16, इसका पावर करें 3 तो आया 64, इसका पावर करें 4 तो आया 256। आप हमको ये बताइए, इनके पावर करने पे क्या कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 0 अंक पर समाप्त हो रहा है? नहीं। ये देखो, ये 4 पे समाप्त है, ये 6 पे, फिर ये 4 पे, फिर ये 6 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि कोई भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। अब तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 4 के पावर n है, आपको बताना है कि n का क्या कोई ऐसा वैल्यू है जिस पर 4 टू द पावर n 0 अंक पर समाप्त हो जाए, अंक 0 पर समाप्त हो जाए, ऐसा कोई वैल्यू है n का, यही हमको बताना है। यहां से देखने से हमको क्या मिलता है, यहां से देखने से हमको यह समझ में आता है कि n का कोई ऐसा मान नहीं होगा जिस पर 4 टू द पावर n करने पर अंक 0 पर वो समाप्त हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको हमेशा लास्ट में 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, फिर 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। मतलब 0 अंक पे तो समाप्ति ही नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है ना, 0 अंक पे समाप्ति नहीं होगा। अब बात आती है कि सर इसको कैसे जो है हम लोग पेपर में राइट करेंगे। तो पेपर में राइट करना बेहद ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ाई कर रखी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स, इसका जो हल होगा उस हल को समझने की कोशिश करना। वो तो मैं बस समझा रहा था कि अभी एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, लेकिन इसको हल कैसे करते हैं ये समझना है। अब ध्यान से देखो, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, अपने माइंड में कोई एक ऐसी संख्या सोचो जिसके लास्ट में जो है 0 है, आप अपने माइंड में सोचो, आप देखोगे कि वो 5 से डिविजिबल होगी। आप अपने माइंड में कोई भी एक ऐसा नंबर सोचिए जो 0 पर समाप्त होता है, आप देखेंगे कि वो 5 से डिविजिबल होगा, अर्थात 5 उसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, अर्थात 5 उसका एक अभाज्य गुणनखंड होगा। समझ में आ रहे हैं? तो आप बताइए, ध्यान से देखिए, हम लोग इस बात में यहां पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होती है, अर्थात 5 उस संख्या का
एक अभाज्य गुणनखंड होता है। मतलब आप समझो, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी 5 से डिविजिबल होगी, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी 5 से डिविजिबल होगी। और 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि 5 उसका एक फैक्टर होगा। कैसा फैक्टर? प्राइम फैक्टर, है ना। तो 5 उसका एक प्राइम फैक्टर होगा। ये बात हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसमें मैंने कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है, आप देखिए, जब आप 4 टू द पावर n, जहां n जो है आपका एक नेचुरल नंबर है। अब देखो, अगर 4 के पावर में 1 रखा तो आपका क्या आ रहा था 4, 4 के पावर 2 रखा तो आपका आ रहा था 16, 4 के पावर 3 रखा तो आपका क्या आ रहा था 64, 4 के पावर 4 रखा तो आपका आ रहा था 256। ऐसा हो रहा था ना। तुम ध्यान से देखो, इन संख्याओं को अगर देखो, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो ये इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 2। इसको आप देखो तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर इसको अगर आप देखो तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है जी, 3 3 6, ठीक। अगर इसको अगर आप देखो तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 4, ठीक है। आप देखो इन सब चीजों को, इन संख्याओं का पावर मैंने n करा है, तो जो भी आ रही है संख्या 4 के पावर n करने पे जो भी हमको संख्या मिल रही है, क्या मिल रही है? 4 मिल रही है, 16 मिल रही है, 64 मिल रही है, 256 में, क्या इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं 5 आ रहा है? मैंने क्या बोला कि जो संख्या 0 पर समाप्त होगी उसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 होगा। जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, देखो मैंने लिखा है, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी वो 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 5 उसका एक प्राइम फैक्टर होगा ही होगा। आप बताओ ना, ये लोग जो है 0 पर, पहली बात तो यहां पे देखो, इनका कोई भी प्राइम फैक्टर 5 है क्या? किसी भी संख्या का, 4 का देख लो, 16 का देख लो, 64 का देख लो, 256 का देख लो, क्या किसी का भी प्राइम फैक्टर 5 है क्या? नहीं। केवल क्या है? केवल 2 है। हमको तो 5 चाहिए ना। अगर 5 रहेगा तभी वो संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा हो ही नहीं सकता। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये जो भी संख्या है 4, 16, 64, 256, ये किसका वैल्यू है? 4 टू द पावर n का। यानी 4 के पावर n जो संख्या है इसका केवल एक ही फैक्टर है और वो है 2, 5 नहीं है। और अगर 5 नहीं है तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि n का कोई ऐसा मान नहीं है जिस पर 4 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सके। बात समझ में आ रही है ना? n का कोई ऐसा मान नहीं है, n का कोई भी आप मान रखो, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, आप देख रहे हो ना, कुछ भी मैं रख रहा हूं, हमेशा जो है जो भी संख्या आ रही है उसका प्राइम फैक्टर क्या है? ओनली 2। 5 तो है ही नहीं है, ओनली 2 आ रहा है। तो अगर ओनली 2 आ रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए? हमको तो 5 भी चाहिए। 5 है ही नहीं है, और 5 नहीं रहेगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यही तो हमको बताने थे। समझ में आ रहे हैं? तो इसको राइट कैसे करेंगे, यही बड़ी बात होती है। चलिए देखिए, यहां तक आपको समझ में आया। हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो 5 से विभाज्य होती है, अर्थात 5 उस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड होता है। लेकिन 4 के पावर n, ठीक है, या ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन n के किसी भी मान के लिए 4 टू द पावर n का 2 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। और अगर 2 के अलावा इसका कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? इसलिए 5 भी 4 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, है कि नहीं होगा। और अगर ये 4 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा तो आप साफ साफ लिखिए,
अतः n के अतः प्राकृत संख्या n के लिए किसी भी प्राकृत संख्या आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पे। चलो मैं एक बार फिर से रिस्क कर रहा हूं। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 to the power n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। इस क्वेश्चन में बस यही भाषा देना था और कुछ नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि अगर ध्यान से देखो, पहले मैंने क्या बताया, एक बार फिर से मैं समराइज करता हूं, ध्यान सुनो। मैंने क्या बोला, जो संख्या 0 पर समाप्त होगी वो क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी, और जो 5 से डिविजिबल होगा मतलब 5 उसका फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा। और अगर 5 उसका प्राइम फैक्टर होगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। 5 अगर उसका प्राइम फैक्टर होगा तो अच्छी बात है। अब ध्यान से समझो, 4 to the power n का कोई भी वैल्यू रखने पे हमको जो भी संख्या प्राप्त हो रही है उस संख्या का प्राइम फैक्टर केवल 2 है। 2 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर है ही नहीं है। और 2 के अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर नहीं है इसका मतलब क्या कि 5 भी उसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा, और 5 अगर उसका प्राइम फैक्टर नहीं है तो वो 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 0 पर समाप्त जो संख्या होती है उसका प्राइम फैक्टर 5 होता ही होता है। समझ में आया? तो उम्मीद है कि एक चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर आप प्रश्नावली 1.2 में जब जाएंगे, प्रश्नावली 1.2 में जाएंगे तो वहां पे 5वां क्वेश्चन को देखिए। प्रश्नावली 1.2 आई थिंक मैं भी एक बार चेक कर लूं। यस, प्रश्नावली 1.2 में जाएंगे और वहां पे 5वें क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे लिखा गया है कि चेक करिए कि क्या 6 के पावर n के किसी भी मान के लिए, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n के किसी भी मान के लिए जो है क्या वो 0 पर समाप्त होगा। तो आप देखिएगा वो अभी जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, वह भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब आप देखेंगे ना, तो आप देखिए 6 के पावर 1, मैं बस उसका हिंट दे रहा हूं ताकि इसी के आधार पे एकदम डिक्टो यही भाषा लिखनी है, डिक्टो यही भाषा लिखनी है, ठीक है ना। हाँ, उसमें क्या लिखेंगे, 2 व 3 के अलावा, क्योंकि इसमें देखिए 2 फैक्टर्स आपको दिखाई देंगे। 6 के पावर 1, n का वैल्यू मैंने 1 रखा तो क्या है 6 पावर 1, ये आएगा 6 पावर 2, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, और 6 की पावर 3 ये क्या आ जाएगा 216, और इसी तरह से जो है 4 6 पावर 5, इसी तरह से आप आगे जाइए। अब यहाँ पे देखिए ना, इसका प्राइम फैक्टर करिए 2 into 3, इसका प्राइम फैक्टर करिए तो 2 into 2 into 3 into 3, इसका प्राइम फैक्टर करिए 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। आई थिंक ऐसे है, ठीक है ना, ऐसा ही। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके जो भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो केवल 2 और 3 है। तो आपको यहाँ पे बस सब कुछ वही चीज लिखना है। बस यहाँ लिखना है n के किसी भी मान के लिए 6 पावर n का 2, 3 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 5 भी 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। बस आपको यही लिखना है। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 1.2 का जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो इसी तरह का है, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स इसको बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत ईजी है, केवल समझना है और जो आपने समझा वही चीज लिखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।